बेसिकली ये एक अनाउंसमेंट है कि ये अपनी नई बुक अभी लॉन्च हुई है लास्ट वीक। तो अमेजोन पे है ये, ऑल द ई कॉमर्स वेबसाइट्स, तो ये सब जगह है और नोशन प्रेस पे भी है। तो बेसिकली इस बुक में, ये जो बुक है, ये जो लगभग मैंने लास्ट ईयर एक बुक लिखी थी, अनलॉक लक एंड वेल्थ। तो आप इस बुक को उसका सेकंड पार्ट समझ सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट जो पार्ट था अनलॉक लक एंड वेल्थ, वो बेसिकली उसमें बहुत ही इजी तरीके से ये समझाया था कि वेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, वेल्थ कॉम्बिनेशन देखने हो तो क्या होता है। तो बहुत इजी तरीके से मैंने उसके अंदर वो दिया था, और सभी बिगनर्स लोग के लिए वो ऐसी बुक थी कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बहुत इजी से समझाया था उसमें कि कौन से हाउसेज होते हैं जो वेल्थ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और लगभग हर असेंडेंट में मैंने वेल्थ कॉम्बिनेशन दिया, हर असेंडेंट मैंने दिया था। 12 असेंडेंट होते हैं, तो 12 के 12 असेंडेंट का मैंने उसमें वेल्थ कॉम्बिनेशन मैंने उसमें बताया था। और इजी करके जो रूल्स होते हैं वो कैसे समझा जाता है, कैसे डिकोड करें किसी की कुंडली में वेल्थ योग है या नहीं, तो मैंने वो पूरी कोशिश की थी अपनी उसमें। अब वो बेसिकली वो बुक थी बिगनर्स के लिए। अब थोड़ी सी मैंने एक एडवांस बुक निकाली है। इस बुक में मैंने कोशिश की है कि 2-3 सब्जेक्ट को उनको मतलब एक साथ अगर देखें तो कैसे और एस्ट्रोलॉजी में हम चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि इस बुक में कुछ मैंने नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन बताए कि अगर पर्टिकुलर नक्षत्र इस साइन में हो या इस पर्टिकुलर हाउस में हो तो वो एक वेल्थ कॉम्बिनेशन होता है, या पर्टिकुलर कोई कंजंक्शन बताया है कि अगर वो इस पर्टिकुलर कंजंक्शन पर्टिकुलर साइन में हो और उस हाउस में हो तो वो वेल्थ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। और इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि भृगुनंदी नाड़ी में जनरली हम चीजों को कैसे समझते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर सूर्य वीनस से आगे हो, वीनस सूर्य से आगे हो, जुपिटर यहाँ है उससे सूर्य आगे बैठा हुआ है, तो वो ऐसे डिकोड करते हैं भृगुनंदी नाड़ी में कि आगे पीछे समझते हैं कि मंगल से वीनस आगे है तो जीवन में क्या हो रहा होगा जातक के, है ना। सूर्य अगर जुपिटर से आगे है तो क्या होगा। ऐसी हर कॉम्बिनेशन में समझते हैं। सैटर्न एंड जुपिटर का समझते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे, बेसिकली उसमें ऐसा होता है। तो अष्टलक्ष्मी जो एक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने भृगुनंदी नाड़ी से दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि लक्ष्मी जी रिप्रेजेंट शुक्र से की जाती है। तो मैंने इस बुक में शुक्र को लगन बनाकर ये बताने की कोशिश की है कि शुक्र के आगे कौन सा प्लैनेट बैठा और पीछे कौन सा हो तो वो कौन सी लक्ष्मी डिपिक्ट करेंगी। अब अष्टलक्ष्मी का मतलब है 8 तरह की लक्ष्मी। जैसे पहली जो लक्ष्मी है वो आदि लक्ष्मी है, दूसरी है धन लक्ष्मी है, तीसरी है धान्य लक्ष्मी, चौथी है गज लक्ष्मी, फिर है संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, जया लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। तो ये 8 लक्ष्मी है। तो मैंने कोशिश की अपनी कि मैं शुक्र को लगन बनाकर समझाऊं। तो अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है, पहले कभी भी ऐसी कोई बुक में शुक्र को लगन बनाकर नहीं समझाया गया है, क्योंकि मुझे लक्ष्मी पे बुक लिखनी थी, वेल्थ पे लिखनी थी, तो मेरा जो फोकस था वो शुक्र पे ज्यादा था। इसलिए मैंने जब कंबाइन किया इस कॉन्सेप्ट को, तो नक्षत्र भी आपको सीखने को भी मिलेंगे इस बुक में। और सीखने को क्या मिलेगा, भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र को लगन कैसे बना के दिखा जा सकता है। तो और इसके अंदर एक चीज और भी, आप इसके सबटाइटल में देखोगे तो मैंने लिखा है डिकोडिंग वेल्थ फ्रॉम अष्टलक्ष्मी एंड इंदु लगन। तो इंदु लगन भी एक ऐसा लगन है जिससे वेल्थ की को असेस किया जा सकता है। तो इंदु लगन भी है इसके अंदर, शुक्र को लगन बनाकर भी है, और बेसिक असेंडेंट को भी लगन बनाकर आप कैसे वेल्थ कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। बट मैं यही बोलूंगा कि इस बुक को अगर कोई भी लेता है, ठीक है, इस बुक को पढ़ता है, तो अगर उससे पहले वो थोड़ा सा उसका वेल्थ के कॉम्बिनेशन अच्छे हो और वो अनलॉक लक एंड वेल्थ से उस चीज को क्लियर करता है, तो यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस तरीके से लिखा है, तो चीजें हो सकता है बिगिनर्स को समझ में ना आए इस बुक में। तो एक तो चीज ये, दूसरा ये कि ना आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कई जगह ऐसा कहा जाता है कि ना वेल्थ के लिए पर्टिकुलर कुछ नक्षत्र बताए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि वेल्थ के लिए ना धनिष्ठा नक्षत्र अच्छा होता है, रोहिणी नक्षत्र अच्छा होता है, पुष्य नक्षत्र अच्छा होता है, मघा नक्षत्र अच्छा होता है, ठीक है, और स्वाति नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अच्छा होता है, और बेसिकली रेवती नक्षत्र। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप ना
गूगल पे लिखेंगे कि प्रोमिनेंट नक्षत्र फॉर वेल्थ, ऐसा कुछ लिखेंगे, या वेल्थ कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ लिखेंगे थ्रू नक्षत्र, या ऐसा लिखेंगे कि नक्षत्र विच डिपिक्ट्स वेल्थ, तो आपको यही 7 से 8 नक्षत्र के बारे में आपको दिखाई देगा कि या तो धनिष्ठा होगा, पूर्व फाल्गुनी होगा, मघा होगा, स्वाति होगा, रोहिणी नक्षत्र होगा और ज्येष्ठा होगा। तो बेसिकली आपको यही नक्षत्र दिखाई देंगे। मगर जब मैं इस बुक को लिख रहा था तो मैंने जितनी अपनी रिसर्च करी, जितनी केस स्टडीज पे, तो जितने भी मेरे सामने नक्षत्र आए वो ऑलमोस्ट अराउंड 20 के आसपास थे, या 22 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो मैंने सारे लिखे हैं इसके अंदर। दो चार छूट गए हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे उस पर ज्यादा डेटा मिला नहीं, मतलब मेरे पास ज्यादा केस स्टडी थी नहीं, तो मैं अननेसेसरीली कुछ लिखना नहीं चाहता था कि जस्ट टू प्रूव समथिंग। तो जैसे ही कोई थर्ड बुक लिखता हूँ वेल्थ के ऊपर और एडवांस कुछ उसमें लग्न को डिकोड करता हूँ और टाइमिंग ऑफ वेल्थ अगर मैं लेके आता हूँ तो उसमें कवर कर सकते हैं। तो अब इस बुक में मैं अपनी केस स्टडी है इसी बुक की, वो मैं शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब मुझे बताइएगा जब स्क्रीन चेंज हो जाए। अभी स्क्रीन, आई हैव चेंज्ड द स्क्रीन, आर यू एबल टू सी दैट? यस सर। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ कि वेल्थ असेस करने के लिए जो बेसिक फंडा है ना, बहुत ही बेसिक, वो ये होता है कि अगर किसी की भी कुंडली में 2nd एंड 11th हाउस का कनेक्शन बन जाए विद फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड, है ना, तो इट्स अ एब्सोल्युटली धनी होगा, इट्स अ वेल्थ ही होगा, ठीक है। अब कैसे हो सकता है? या तो 2nd हाउस का लॉर्ड 11th में चला जाए, 11th का 2nd में चला जाए, 2nd हाउस का लॉर्ड 1st में आ जाए, या 11th का 1st में आ जाए, ठीक है, या 1st और 2nd के लॉर्ड दोनों इकट्ठे कंजंक्ट होके 11th में बैठ जाए, या 11th या 1st के कंजंक्ट होके 2nd में बैठ जाए। सर एक सेकंड, आप कौन कौन सा हाउसेस का कह रहे थे? 1st, 2nd और 11th? 1st, 2nd एंड 11th। ओके। 1st, 2nd एंड 11th बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये जो कंजंक्शन के थ्रू भी हो सकता है, एस्पेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, और ये नक्षत्र एक्सचेंज के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि अगर 2nd हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो 11th हाउस प्लैनेट के नक्षत्र में है, और 11th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो 2nd हाउस के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो नक्षत्र एक्सचेंज होकर भी आप वेल्थ कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक तो रहता है हाउस को समझना आपको कि 2nd का क्या कनेक्शन है 1st से, या 11th से, 11th का क्या कनेक्शन है। सबसे पहले आप ये देख लिया करो किसी भी चार्ट में, ठीक है। और कहीं कहीं जगह देखो, ये तो बेसिक फंडा है। उसके बाद आप कोशिश करते हो ये देखने की कि चलो 9th हाउस को देखा जाए, तो 9th और 5th का कनेक्शन भी अगर आपको 2nd और 11th से दिख रहा है तो दैट्स आल्सो अ वेल्थ कॉम्बिनेशन। इसमें एडिशन हो सकता है 10th हाउस का भी, और ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है? 2nd और 11th, ठीक है, 5th और 2nd, 5th और 11th, 9th और 5th, और 9th, 2nd, 5th। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इतनी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई मे बी मिसिंग समथिंग, बिकॉज जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वेल्थ के, वो मैंने अपनी फर्स्ट बुक में लिखा है, जो मैंने बताया अनलॉक लक एंड वेल्थ में, और हर असेंडेंट के लिए लिखा है, और उससे पहले मैंने सारे रूल्स भी लिखे हैं। अब ये जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एक मेल नेटिव का चार्ट है जो कि एक आईटी कंपनी में जॉब करता है, और इसके पास काफी प्रॉपर्टी है जो इसने खुद से भी बनाई है, और इनको काफी प्रॉपर्टी एज अ लेगेसी इनहेरिटेंस अपने पेरेंट्स से भी मिली है, और मल्टीपल जगह जगह जो सिटीज हैं उनमें भी इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और बेसिकली ये अच्छे प्रोफाइल पे ऑलरेडी है आईटी में, कोई मतलब छोटे मोटे प्रोफाइल नहीं, बहुत अच्छे पे पैकेज पे हैं। तो जरूरी नहीं कि हमको किसी मिलियनेयर या बिलियनेयर का चार्ट उठाकर ही समझना है तभी हमको समझ में आएगा। उसमें दिक्कत एक ही आ सकती है, समझने के लिए तो अच्छा है, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी बर्थ टाइम को सही नहीं मान सकते कि वो सही है या नहीं, ठीक है। इसलिए मैं इस बुक में मैं ऐसे चार्ट रखे, जनरली वैसे मैं केस स्टडी ऐसे ही रखता हूँ जिसमें हमको पता हो कि बर्थ टाइम करेक्ट है। अब इसमें आप देखो, इसमें 11th लॉर्ड वीनस, मैं आपको एनोटेशन से दिखाता हूँ, ठीक है। और ये देखो आप 11th लॉर्ड वीनस 2nd हाउस में है, 2nd हाउस वेल्थ का होता है, ठीक है। 2nd लॉर्ड सूर्य, इट इज इन 1st हाउस, ठीक है, और विच इज एस्पेक्टेड बाय 9th लॉर्ड जुपिटर,
नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर, वेयर इट इज इन द 5th हाउस ऑफ पूर्व पुण्य, ठीक है, ये इट इज अ लक्ष्मी स्थान। दिस जुपिटर इज आस्पेक्टिंग, या 11th को भी वो देख रहा है, 1st को भी देख रहा है, ठीक है। तो अपने आप में ये एक वेल्थ कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा वेल्थ कॉम्बिनेशन है। दूसरा असेसमेंट, सैटर्न जो है 4th हाउस में, जो प्रॉपर्टी का होता है 4th हाउस, वहां पे सैटर्न एक्सॉल्टेड है। इसका जो डिस्पोजिटर है वीनस, वो 2nd हाउस में अगेन चला गया, वेल्थ वाले घर में। दूसरी बात, ओके, ये तो मोटा मोटा वेल्थ कॉम्बिनेशन, सॉरी डिस्पोजिटर मींस, अच्छा, 4th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड वो 2nd हाउस में चला गया, वीनस, है ना। अब ये तो है, इसको मोटा मोटा हमने देख लिया कि ये बेसिक असेसमेंट है किसी भी वेल्थ को असेस करने के लिए कि भाई वेल्थ कॉम्बिनेशन है या नहीं। मैं आपको चीज बताता हूँ, देखो, जब भी आपके पास कभी कोई चार्ट आए और वो बोले कि भाई आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरा पास जॉब नहीं है, या है तो बहुत मीनियल जॉब है, अच्छा नहीं है, या बिजनेस है तो अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो कब अच्छा चलेगा। जब आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आ जाते हैं ना, तो आपको पता हो रहता है कि कब जातक की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि यानी अगर जातक की कुछ ऐसी टाइमिंग यानी दशा चल जाए जिसमें कि हम कह सकते हैं कि 4th के साथ ऐसा कनेक्शन हो जाए 2nd के, यानी सैटर्न के साथ चल जाए, शुक्र का चल जाए, तो हमें वेल्थ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं इसके अंदर। शुक्र के साथ आपका चल जाए, अगर हम बोले इसका भी बोल सकते हैं हम, जुपिटर का भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जुपिटर 9th लॉर्ड है, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइमिंग इजीली समझ में आ जाएगी। अगर आपको योग बनाना आ जाएंगे ना, तो आप टाइमिंग करना सीख जाओगे। क्योंकि अगर आपने सिंपल इतना ही समझा कि चलो वेल्थ कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं, देख लिया, समझ भी लिया, बट आपको प्रैक्टिकली यूज नहीं करना आया, तो अगेन उसका कोई यूज नहीं। तो बेसिकली वही जो प्लैनेट है जो वेल्थ कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब इनकी दशा अंतरदशा चलती है जातक के पास, तभी पैसा आता है, आइदर थ्रू जॉब, बिजनेस, लॉटरी, स्पेकुलेशन। अब देखो 5th हाउस स्पेकुलेशन का भी है, तो समझ रहे हो आप। तो अगर जातक ऐसे स्टॉक मार्केट में लगाता होगा, तो भी सही दशा में अगर वो चल रही होगी, तो उसमें उसको मिलेगा वो पैसा, ठीक है। तो ये तो रही पहली बात। अब जैसा कि मैंने बोला कि बुक में मैंने कुछ हर हर ऑलमोस्ट हर नक्षत्र का मैंने एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब 2-4 इसलिए छूट गए हैं क्योंकि मैंने बोला जैसे मेरे पे केस स्टडी नहीं थी, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखते हैं। तो वीनस है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, इन द 2nd हाउस ऑफ वेल्थ। तो ये एक वेल्थ कॉम्बिनेशन है थ्रू नक्षत्र। ऐसे ही सन इज इन पुष्य नक्षत्र इन केंद्र हाउस। where is the okay sun is in 1st house, okay। तो अगर सूर्य केंद्र हाउसेस में पुष्य नक्षत्र में है, तो ये वेल्थ कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही 3rd लाइन हमने लिखा हुआ है, जुपिटर इज इन अनुराधा नक्षत्र इन 5th हाउस। तो अगर जुपिटर त्रिकोण हाउसेस में है और अनुराधा नक्षत्र में है, तो इट्स अ वेल्थ कॉम्बिनेशन अगेन। एक चीज और है, अगर प्लैनेट और हाउस और राशि अफ्लिक्टेड नहीं है, आप समझ रहे हैं, अगर अफ्लिक्शन होगा तो पैसा कम आएगा, वेल्थ का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो सकता है। मगर अगर जितना अफ्लिक्शन कम होगा, जितना साइन, हाउसेस, प्लैनेट, राहु, केतु, शनि से बचे हुए रहेंगे, उतना पैसा उस समय ज्यादा आएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। ये तो हुआ बेसिक मेन असेंडेंट चार्ट पे हुआ। अब ये है इसका इंदु लगन। तो इंदु लगन मैंने बुक में नहीं ये बताया है कि कैसे इसको मतलब जो है मैथमेटिकली इसको डिराइव करते हैं, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में इंदु लगन लिखा होता है। तो इस चार्ट के मुताबिक जब हमने अपने सॉफ्टवेयर में देखा, तो वो पाइसिस लगन आता है, यानी पाइसिस साइन आता है 1st हाउस में। तो ये आपका इंदु लगन हो गया। एक बात याद रखना, इंदु लगन देखने के बाद वेल्थ कॉम्बिनेशन मोटा मोटा वही लगते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। ओवर एंड अबव मैं थोड़ा सा डाउट और क्लियर कर दूंगा अभी कि इंदु लगन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। तो मोटा मोटा वही रहेंगे, 2nd, 5, 9, 11 का कॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, आइदर थ्रू कंजंक्शन या आइदर थ्रू एस्पेक्ट, ठीक है। देखो, जो भी प्लैनेट या जो राशि 1st हाउस में आती है इंदु लगन के हिसाब से, तो वो जो उस राशि का मालिक होता है,
वो इंदु लगन लॉर्ड है। तो इंदु लगन लॉर्ड जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। If we make Pisces Lagan, then we notice that ascendant and 10th house lord Jupiter is in 9th house of luck. यहाँ पे जुपिटर है ये, ठीक है। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध भी है, वैदिक ज्योतिष में ऐसी ही चीजों को पढ़ा जाता है, केंद्र एंड त्रिकोण का मालिक कहाँ बैठा है। तो दोनों ही जो है उस एस्पेक्ट से अच्छे प्लेसमेंट है जुपिटर की। और इंदु लगन लॉर्ड जो जुपिटर है इज एस्पेक्टिंग द असेंडेंट एंड द 5th हाउस। देखिए ओवर एंड अबव आइसिंग ऑन केक क्या है कि जो 5th जो जुपिटर है खुद 9th हाउस में बैठ के अपने ही घर को वो एस्पेक्ट भी कर रहा है, वो जो जुपिटर है यहाँ पे, और 5th हाउस को। सबसे अच्छी बात ये है। अब आगे चलते हैं। जुपिटर इज इन ट्राइन विद सन एंड मर्क्यूरी। तो ये अपने आप में थोड़ा सा आप कह सकते हैं भृगुनंदी नाड़ी वाला कॉन्सेप्ट भी है कि सूर्य से 5 घर आगे है बृहस्पति, या मर्क्यूरी से आगे है। तो इट्स अगेन अ वेल्थ कॉम्बिनेशन। 9th हाउस लॉर्ड मार्स इज इन 4th हाउस। त्रिकोण का मालिक केंद्र में गया, प्रॉपर्टी वाले घर में गया। मंगल खुद एक प्रॉपर्टी का कारक है। सेकंड हाउस लॉर्ड फ्रॉम इंदु लगन इज मार्स, ओके, विच इज इन 5th हाउस। तो ये भी ठीक है। 4th हाउस लॉर्ड फ्रॉम इंदु लगन इज मर्क्यूरी विच इज इन 5th हाउस, ओके। तो जितने पॉसिबली अच्छे कॉम्बिनेशन हमें दिख रहे थे वो हमने नोट कर लिए इंदु लगन से, कि भाई जो लगन है वो अफ्लिक्टेड नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या है, लगन पे सिर्फ और सिर्फ एक केतु की दृष्टि है, एज सच कोई और प्लैनेट का नहीं है। जैसे मंगल की कह लो या शनि की कह लो, कोई उस पर एस्पेक्ट नहीं है। मोटा मोटा ये इंदु लगन भी वेल्थ कॉम्बिनेशन दिखाता है। अब इसका लास्ट पीस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला शुक्र को लगन बनाते हैं, तो शुक्र को लगन बनाने के बाद मैंने आपको जो 8 लक्ष्मी स्टार्ट में बताई थी, हमने क्या किया, इसमें शुक्र को यहाँ पे लगन बनाया, ठीक है। हमने रोटेट कर दिया चार्ट को, शुक्र को 1st हाउस में लिया है। अब उसके बाद चीजों को हमको देखना है, जो कि बुक में ज्यादा क्लियर होगा कि कौन से वीनस से कौन सा कितने घर कोई आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो, तो वो उस तरीके की लक्ष्मी मिलेगी उसको, ठीक है। तो आप देखो इसमें शुक्र को लगन बनाने के बाद मून जो है इज इन ट्राइन, ये एक दूसरे से ट्राइन है, वीनस एंड मून। तो ये एक वेल्थ कॉम्बिनेशन है। जुपिटर इज इन केंद्र, वीनस से अगर जुपिटर केंद्र में है तो ये एक वेल्थ कॉम्बिनेशन है। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, केंद्र में होना डजंट मैटर, मैं बोल रहा हूँ शुक्र से जुपिटर केंद्र में है, ठीक है। राहु इज ऑल्सो इन केंद्र, यहाँ पे शुक्र से ये भी केंद्र में है, विच शोज वेल्थ, ओके। और ये जो जातक है ये बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अपने काम को टाइम पे करना, कोई भी काम को डिले नहीं करना, और इसलिए इसको बहुत अवार्ड रिकग्निशन भी बहुत मिले हैं अपने करियर में अब तक। और ज्यादा एज है भी नहीं जातक की, क्योंकि आप देख रहे हो 90-83 पाउंड है, और ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव इस जातक ने कर लिया है। सैटर्न इज इन 3rd हाउस फ्रॉम वीनस, सो इट शोज आदि लक्ष्मी। तो मतलब आदि लक्ष्मी का एग्जांपल दिया है मैंने, अगर शनि शुक्र से 3 घर आगे बैठा हो तो इट शोज आदि लक्ष्मी, ओके। और बेसिकली क्या है, मोटा मोटा जब आप मैंने एक ट्रेलर तो आपको देख ही दिया है, तरीके का टीजर बता ही दिया कि इस बुक में कैसे कैसे आपको जो है रेफरेंस ड्रॉ करने हैं, आपको किस तरीके से समझना है। तो मैंने इसमें बेसिक तो है हर तरीके से समझा दिया है, यही चीजें हैं। और बाकी जो है केस स्टडीज है, तो आपको इजी होगा समझने में। तो ये तो रहा बुक को लेके अपना अनाउंसमेंट, ये बुक है। और अभी अगर कभी 3rd बुक लिखी तो उसमें हम आगे वेल्थ के और कॉम्बिनेशन भी अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी मोर थिंग। बट अगर आपके फंडे क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर है और इतना भी क्लियर है, तो भी आप किसी भी चार्ट में वेल्थ कॉम्बिनेशन असेस कर सकते हैं और टाइमिंग भी बता सकते हैं। बट इस बुक में टाइमिंग नहीं है, मोटा मोटा इसमें ये वेल्थ असेसमेंट है। तो कभी 3rd बुक अगर लिखी तो उसमें हम टाइमिंग को भी लिख सकते हैं। बट जहां जहां पे पॉसिबल हुआ है, मैंने इस बुक में भी टाइमिंग थोड़ा थोड़ा करना कहीं ना कहीं मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास जो है बेसिकली अपनी लाल किताब वाली जो हमारा लास्ट पार्ट है मंगल का,